हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर को कवर करेंगे। ये 10th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ये आपको 10th के बोर्ड एग्ज़ाम है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो TRE और स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आप लोग का काम करेगा। तो भारत में राष्ट्रवाद देखिए क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि भारत में जो है किस तरह से राष्ट्रवाद आया और इसमें किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो भारत में राष्ट्रवाद जो आया वो किस तरह से आया, इनमें किन लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में देखिए क्या क्या दिया गया है, इसको एक बार हम लोग, ये पूरा NCERT के बुक का PDF है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं, पूरे NCERT के बुक का PDF लिया गया है और यहीं से इसको कवर किया गया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसमें राष्ट्रवाद के बारे में इसमें बताया गया है। ये सारे लाइन्स यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि इस अध्याय में हम 1920 में होने वाली घटनाओं को पढ़ेंगे, साथ ही असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस आंदोलन के विकास के लिए किस तरह से अपना प्रयास किया और देश में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए उनके क्या क्या योगदान रहे। और इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से महात्मा गांधी के योगदान को पढ़ना है कि किस तरह से वो जब 1915 ईस्वी में, है ना, 1915 ईस्वी में जब साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे तो किस तरह से देश को आज़ाद कराने के लिए, देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए किस किस तरह से उन्होंने कदम उठाया, इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ एक फिगर भी बना हुआ है, ठीक है। ये फिगर आपका बना हुआ है, ये फिगर एक आंदोलन का है। ये आंदोलन हुआ था कब, 6 अप्रैल 1919 को, जब नमक सत्याग्रह का विरोध किया जा रहा था, उस समय का है ना। नमक सत्याग्रह का विरोध किया, नमक सत्याग्रह नहीं, जब रॉलेट एक्ट का, है ना, जब रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट का जब विरोध किया जा रहा था उस समय का ये फिगर आपको, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, NCERT के बुक का है, ठीक है। ये बुक बिल्कुल 25-26 का एकदम न्यू NCERT है फ्रेंड्स, जो आपके सिलेबस में बदलाव करके आया है। तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये जितनी भी घटनाएं घटी मुख्य रूप से, ये सारी घटनाओं ने भारत में लोगों के राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का काम किया। लोगों के राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का काम यही मुख्य रूप से 3 आंदोलन, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से इनकी एकता का पता चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या क्या हुए इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ मैं एक बार समझा देता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था। कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वार जो हुआ तो उसमें ब्रिटेन शामिल था और ब्रिटेन को सेनाओं की ज़रूरत थी, तो भारत के लोगों को ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी के खिलाफ सेनाओं में भर्ती कराया गया था और ये आश्वासन दिया गया था कि अगर ये युद्ध समाप्त होती है तो हम आपको जितने भी टैक्सेस हैं या जो भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई है या जो भी आप लोग के साथ ज़बरदस्ती काम कराया जाता है उन सभी से आप लोग को मुक्त करा दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ, युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं हुआ। सामान की कीमतों के दाम घटने के बजाय और बढ़ने लगे, टैक्स कम होने के बजाय टैक्स में वृद्धि की गई और ये सारे रीज़न की वजह से लोगों में क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ, ठीक है। अब ब्रिटेन की ये मजबूरी थी, समझे, ये ब्रिटेन जानबूझ के नहीं कर रहा था। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन की हालत एकदम गंभीर हो गई थी, वो एकदम बदतर हो गया था। काफ़ी मात्रा में उसे धन दौलत की हानि हुई थी, जान माल की हानि हुई थी, हथियारों का नुकसान हुआ था। तो उसकी भरपाई के लिए क्या किया था कि भारत में जो भी वस्तुएं जो बिक रही थी उनके टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए थे, है ना। और लोगों को ज़बरदस्ती जो सिपाही में ले गया था उनकी जो मृत्यु हो गई थी उन पर उनको भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उसके बगैर जो भी टैक्सेस से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर दी गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स शुरू कर दिए गए और सबसे बड़ी भूमिका ये निभाई कि 1920 से 21, ठीक है, 1920 से, जैसा कि हम जानते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो 1900, याद रखिएगा, 1914 से 18 तक चला था। 4 सालों का फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, 4 साल का हुआ था। और 1920 से 21 में भारत के कई हिस्सों में भयंकर भूकंप आया था, भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, फसलों के काफ़ी नुकसान हुए और बहुत बड़ी मात्रा में एक महामारी फैल गई जिसे फ्लू महामारी कहते हैं। उससे लोगों को काफ़ी
नुकसान का सामना करना पड़ा। काफ़ी लोग हताहत हुए, काफ़ी लोग मारे गए। इसमें बताया जाता है कि 1921 की जब जनगणना हुई तो उसमें सामने आया कि महामारी की वजह से लगभग भारत के 120 से 130 लोग मारे गए। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो थी कहीं ना कहीं जाकर के लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम कर रही थी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ देखिए कि लोगों को उम्मीद था कि वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म होगा, युद्ध जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद सारी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी समय एक नया नेता सामने आया, उसने संघर्षों का एक नया ढंग से नए तरीके से पेश किया। और यही एक समय था जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए और जस्ट इसी समय वो संघर्षों को एक नया ढंग दिया, नए तरीक़ों से संघर्षों को पेश किया। उन्होंने बताया कि हमें लड़ाई झगड़ा करके इस देश अंग्रेज़ों को नहीं हरा सकते हैं, हमें सत्य के राह पे चल के इन लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखिए सत्याग्रह का विचार, तो हम लोग जानते हैं कि सत्याग्रह का विचार जो था वो किनका था, गांधी जी का था। ठीक है, सत्याग्रह का विचार किनका था, गांधी जी का था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। कब आए थे, 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। इसी 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसी 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी 1915 को भारत आए थे और उन्होंने सत्याग्रह का एक नया विचार दिया था। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फासिस्ट से गुजर रहे थे। 6 नवंबर 1913 न्यूक्लियस के ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। ये एक जुलूस था जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसमें देखिए ये महात्मा गांधी इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकार का हनन और रंग भेदी नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हुए। और महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार कर दिया गया तो लोगों का जुलूस जो था वो और विरोधी हो गया, आक्रोशित हो गया और एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था। चलिए उसके बाद ये सारी वही बातें ये सब लिखी हुई है। अब देखिए, अब जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट। तो इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। यही आंदोलन जो हम लोग ऊपर में देख रहे थे 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1919, यही ना था, 6 अप्रैल 1919 को। तो यही एक महात्मा गांधी जी ने आंदोलन, यही रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून, ठीक है, कौन सा कानून, काला कानून कह के संबोधित किया था कि यह जो कानून है ये काला कानून है। अब काला कानून कैसे था, तो देखिए इनमें अंग्रेजों की एक नीति थी कि भारतीयों को बिना अपील, ठीक है, बिना अपील और बिना दलील के सिर्फ शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो रॉलेट एक्ट का यह था कि रॉलेट एक्ट में लोगों को बिना अपील बिना दलील के शक के आधार पर रॉलेट एक्ट में लोगों को क्या कर दिया जाता था, इंडियन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देखता था कि जहाँ पे 2-4 इंडियन लोग एक जगह जमा है तो उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। उनके प्रति कोई अपील, कोई दलील, कोई सुनवाई नहीं होती थी, डायरेक्ट उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी को लेकर के महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून करके पुकारा और देश में एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का फैसला लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद है ये रॉलेट एक्ट हो गया। अब देखिए इसी समय हुआ क्या था कि इसी समय जालियांवाला बाग, देखिए यहाँ पे है कि देखिए एक चीज़ इसमें हम बता देते हैं, एक चीज़ और है जो एनसीईआरटी के बुक में, इस बुक में तो नहीं लिखा गया है, ये है कि इसी जुलूस जब चला था, ये जुलूस जब निकली थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो इसमें 2 व्यक्ति थे, एक सत्यपाल मलिक, ठीक है, सत्यपाल मलिक थे, याद रखिएगा। एक जो थे वो थे और एक थे दूसरे सैफुद्दीन किचलू। यही आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये नाम। ठीक है, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया था, इसी आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी के दिन, बैसाखी एक पर्व था, बैसाखी पर्व
खास करके पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रही थी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये याद रखेंगे कि जब राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आंदोलन करने तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। साथ में पंजाब के ये दोनों बहुत फेमस नेता थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को। इन्हीं के विरोध में एक शांतिपूर्वक पंजाब में काल बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जो पंजाब में है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में, ठीक है, जालियांवाला बाग में क्या किया गया, एक सभा बुलाई गई, ठीक है। अब किसी तरह सभा बुलाई गई, लेकिन इस सभा का हुआ क्या कि सभा बुलाई गई थी, लेकिन किसी तरह से अंग्रेज को पता चल गया कि यहाँ पे अब रोलेटेक तो लगा हुआ ही था, लोगों को जमा होना नहीं था। अब अंग्रेज को पता चल गया कि अमृतसर में बहुत सारे नेताओं जो हैं वो क्या कहते हैं एक जगह पे जमा है। तो उसी के विरोध में क्या हुआ था कि जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को गोली चलवा करके सारे लोगों को मरवा दिया था। और वही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। तो मुख्य रीज़न ये था कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उन्हीं के विरोध में काल बैसाखी मेले के दौरान उसमें शिरकत करने के लिए लोग जालियांवाला बाग के मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार के द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, ठीक है, चारों तरफ से क्या था, बाउंड्री लगी हुई थी। शहर के बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोग यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने मैदानों को बाहर से निकलने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। एक ही रास्ता था जिसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद उसने सिपाहियों ने भीड़ में अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि यह सत्याग्रही ने जहन के दहशत और विषय के भाव से पैदा करने की एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था, यह उन्होंने रिपोर्ट में बताया, ठीक है। तो इस तरह से जैसा कि हमने बताया तो इस तरह से हुआ था, ठीक है ना। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रही को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। अब इसमें क्या था कि अंग्रेज लोग और गुस्सा हो गया और उन्होंने क्या किया कि ऐसा नीति ला गया कि सबको सलाम करना है, नाक रगड़ना है और घसीट के ये चलना है। तो ये सारे नियम लागू कर दिए गए थे, ठीक है। अब देखिए अब हुआ क्या था कि हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी जो आंदोलन चला रहे थे, रोलेट एक्ट को जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने देखा कि तो हिंसा बहुत ज़्यादा भड़क गया है। तो उस दरमियान उन्होंने इस आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया, ठीक है ना। ये हुआ फ्रेंड्स। अब आइए आगे देखते हैं आगे हुआ क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर देखिए, ये फिगर जो बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घसीट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे थे। पंजाब में ये फोटो है 1919 को, देखें जनरल के ये सिपाही और ये भारतीय हैं किस तरह से ज़मीन पर घसीट कर उनको ले जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, किस तरह से अंग्रेज़ लोग यहाँ पे हुकूमत किए हैं और लोगों को किस तरह से अपमानित किए हैं, उन्हें किस तरह से दर्द दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि जैसे ही आंदोलन जो भड़का अहिंसात्मक हो गया। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हम लोग जो भी करेंगे सत्य और अहिंसा पे करेंगे, लेकिन आंदोलन तो हिंसात्मक हो गया था, लोग सड़कों पर उतर गए थे, है ना। सरकारी इमारतों को जलाना शुरू कर दिए तो लोगों ने, तब महात्मा गांधी ने उस दरमियान आंदोलन को वापस ले लिया था। अब देखिए, अब आते हैं, अब महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन नाम था? असहयोग आंदोलन नाम था, ठीक है। उसका नाम था असहयोग आंदोलन। अब देखिए, उनकी महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, ठीक है। क्या नाम है? महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की रचना 1919 में की गई।
याद रखेंगे। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासक भारतीयों के सहयोग से यह स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग से चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश ढह जाएगा और स्वराज की प्रस्थापना हो जाएगी। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक साल के अंदर एक साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, एक साल के अंदर क्या मिल जाएगी, हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो सवाल ये पूछता है कि महात्मा गांधी जी किस आंदोलन के दौरान एक साल में के अंदर आज़ादी देने की बात कही थी। तो ये कही थी, इनका कहना था, और इनका कहना नहीं, इन्होंने एक हिंद स्वराज नामक पुस्तक में इन्होंने चर्चा की है कि भारत में जो अंग्रेज़ों का स्थापना हुआ है ये भारतीयों की मदद से हुआ है और इनकी जो सरकारें चल रही ये भी भारतीयों के सहयोग से ही चल रही है। जिस दिन भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेंगे उसी दिन यह ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और उसी दिन हमें स्वराज प्राप्त हो जाएगा। ये इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखा है। चलिए, अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब इस देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने 1920 की गर्मियों में गांधी जी ने शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाने हेतु देश भर में यात्राएं कर रहे थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। असहयोग का मतलब क्या था? असहयोग, असहयोग का मतलब ये था कि सहयोग नहीं करना, और सहयोग में अ लगा हुआ है तो सहयोग नहीं करना किसका? तो अंग्रेजों का। अब किस तरह से नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि जो भी पदवी हम लोग को दिया गया है या जितने लोगों को दिया गया वो सब अपने पदवी, अपने ओहदा, अपने नाम को लौटा देंगे, है ना। जिस किसी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी तो सारे नाम को लौटा देना था। सरकारी नौकरियां हैं, नौकरियां छोड़ने की सलाह दी गई थी। सेना की नौकरी, पुलिस की नौकरी, अदालतों की नौकरी, विधान परिषदों की नौकरी, स्कूलों की नौकरी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। ये सभी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? अंग्रेज़ों के जो भी बुनियादी ढांचे उनको कमज़ोर किया जा सकता है। हम लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे, ना कोई सरकारी नौकरी करेगा, ठीक है। कोई भी पद जो उनको मिला है वो लौटा देगा, पुलिस से इस्तीफा दे दो, अदालत से इस्तीफा दे दो, विधान परिषदों से इस्तीफा दे दो, जो भी वस्तुएं बेच रहे हैं उनका बहिष्कार करो। तो ये सारी चीज़ों का बहिष्कार करके हम क्या कर सकते हैं? देश को आज़ाद करा सकते हैं। लेकिन देखिए, इनका प्रोग्राम चलता है, अच्छे रणनीति में रहते हैं, लेकिन ये भी प्रोग्राम फेल हो जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए, आखिरकार दिसंबर, ये सवाल याद रखिए कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ कि असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगी। सवाल ये पूछता है कि असहयोग आंदोलन को स्वीकृति कब मिली? तो असहयोग आंदोलन की स्वीकृति दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ? नागपुर में, ठीक है। तो नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन को क्या मिली? तो स्वीकृति मिली। यहाँ ठीक है, असहयोग आंदोलन चलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक और फिगर बना हुआ है। अब ये फिगर किस चीज़ का है? तो देखिए, ये फिगर है फ्रेंड्स बहिष्कार का। किसका? बहिष्कार का। असहयोग आंदोलन चल रहे थे तो देखिए ये लोगों क्या है कि सरकारी नौकरियों का, सरकारी कपड़ों का, सरकारी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं? तो बहिष्कार कर रहे हैं ना। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जुलाई 1922 में देखा गया। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था, ठीक है। चलिए, इसमें ज़्यादातर लोग आपको मुस्लिम और पंजाबी ही दिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, उसके बाद भारत के भीतर, ठीक है, भारत के जो भीतर है अलग अलग धाराएं चलने लगी। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जनवरी 1920 में शुरू हुआ, 1921 में शुरू हुआ, ये याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 में शुरू हुआ। अब देखिए, ये जो आंदोलन चला ये काफ़ी शहरों में आंदोलन चले, खास करके इसका गाँव में भी ये आंदोलन चला, ठीक है ना। काफ़ी लंबे स्तर पे ये गांव में आंदोलन चला। इसमें देखिए, इसमें एक पॉइंट पढ़ना है, या देखिएगा इस पॉइंट को। इसमें लिखा हुआ है कि शहरों से बढ़कर असहयोग, ठीक है, शहरों से बढ़कर सहयोग के युद्ध के बाद नीचे निम्नलिखित वर्गों में से किसानों आदिवासी संघर्षों ने भी आंदोलन में क्या हो गया? तो ये ठीक है, अवध में सन्यासी, अवध में एक सन्यासी थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। किसानों के नेतृत्व में थे बाबा रामचंद्र। इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूरों के तौर पर काम कर चुके थे। तो सवाल ये पूछेगा कि फिजी में गिरमिटिया मजदूरों के खिलाफ किसने काम किया था? तो ये काम किया था बाबा रामचंद्र ने, और ये भी असहयोग आंदोलन को जोरदार समर्थन किया, ठीक है।
यहाँ पे देखिए क्या लिखा, बेगार, बिना किसी परिश्रमिक से काम करने वाला, बिना किसी परिश्रमिक के काम करने वाले को बेगार कहते थे। अब सवाल ये, गिरमिटिया मजदूर क्या है? याद रखिएगा, सवाल पूछता है कि गिरमिटिया मजदूर क्या है, समझे। चलिए तो देखिए गिरमिटिया मजदूर क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। बेगार क्या है? बिना किसी परिश्रमिक का काम करने वाला। अब गिरमिटिया मजदूर क्या है कि गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिसे बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। तो यानी एक तरह से गुलाम होते थे, ठीक है, गुलाम होते थे, जिसको ख़रीद करके भाड़े पर अलग अलग देशों में भेजा जाता था। जैसे फिजी हो गया, गयाना हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, सारे देशों में भेजा जाता था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, या इसे बंधुआ मजदूर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें एक एग्रीमेंट यानी अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिटिया कहने लगे, है ना। एक एग्रीमेंट के द्वारा ले जाया जाता था, इसे हम लोग गिरमिटिया के नाम से जानते हैं, जिसे आगे चल कर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। और अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते हैं, इंडेचुरेड लेबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे इसको लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब देखिए इसमें क्या है कि 1928 में, ठीक है ना, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुक किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल सक्षम नेतृत्व सफल के इस संघर्ष के बाद क्या हुआ, संघर्ष के बाद अब इसके बारे में देखिए, इसके बारे में सवाल पूछता है, हम आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछता है, बारदोली आंदोलन सबसे पहले बारदोली आंदोलन हुआ कब? 1928 में। किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था मुख्य रूप से किसानों के लिए हुआ था, ठीक है। और बारदोली आंदोलन के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ के महिलाओं ने सरदार कह के संबोधित किया था। क्या कह के? सरदार कह के, ठीक है। तो सरदार की उपाधि इन्हें 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन के दौरान ही बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये सवाल एग्जाम में आपका पूछता है, याद रखेंगे। चलिए आगे, ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया कि 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत के रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था कि उनके आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांति और निश्चित लोगों जैसा था, है ना, निश्चित लोगों जैसा था। आप पता नहीं क्या उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खौला था। अहिंसा तो ना जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए जिस ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया था, उस महान नेताओं के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनकी बात की। यह सबक उससे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। यह सर्वपल्ली गोपाल कृष्ण गोखले जवाहरलाल नेहरू की एक जीवनी है, यहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है फ्रेंड्स, ये आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है,
चलिए उसके बाद है, ये देखिए ये एक फिगर है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी नागपुर अधिवेशन में, इसको स्वीकृति दी गई थी। 1920 में ये शुरू हुआ था। असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। अब देखिए अब 1922 में होता है, यही मेन पॉइंट होता है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का। 1922 में होता क्या है कि चौरी चौरा एक जगह है, ये कहाँ है, गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में है। ठीक है, यूपी के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, गोरखपुर। इससे चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्वक जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव किया। जुलूस ने पुलिस के साथ हिंसक टकराव किया और यह हिंसा में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। तो ये बात सिर्फ इतनी नहीं थी फ्रेंड्स। चौरी चौरा कांड में पुलिस थाने में ऐसा आता है कि पुलिस थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी और काफ़ी मात्रा में हिंसा भड़क गई थी। और गांधी जी ने शुरू में ही कहा था कि मैं अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन को चलाऊँगा। ठीक है, और ये हिंसात्मक आंदोलन हो गया था, इसलिए इन्होंने चौरी चौरा घटना के बाद इस आंदोलन को क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रण किया और उन्होंने इसको वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सवाल पूछेगा कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो याद रखिएगा चौरी चौरा घटना 1922 शुरू हुआ था, 20 में, 22 में वापस हो गया। ठीक है, अब आइए असविनय अवज्ञा की ओर कदम महात्मा गांधी जी का देखिए क्या था। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू होता है 1930 में। अब इसके पीछे की कहानी है, इसके पीछे की कहानी ये नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी की तरफ यात्रा करते हैं। ठीक है, साबरमती से कहाँ, दांडी की तरफ यात्रा करते हैं और यात्रा करके खुद से समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। और वहीं से जस्ट उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या लेते हैं, प्रण लेते हैं, शपथ लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। कब होता है, 1930 में। कब होता है, 1930 से पहले 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। तो याद रखिएगा, सवाल पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में। और इसी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो इसमें एक नेता का नाम जुड़ा होता है जिसको कहते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था, जिस नारे का नाम था साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे किया। ये मुख्य रूप से लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके जस्ट बाद इस आंदोलन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय को लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है 1928 में ही। तो 1928 में क्या होता है कि साइमन कमीशन भारत आता है। याद रखेंगे किसकी मृत्यु हो जाती है आंदोलन के दौरान लाठी से, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ देखिए एक फ़ोटो बना हुआ है, इस फोटो में महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, इधर भी कुछ नेता को देख रहे हैं आप, इधर भी कुछ नेताओं को देख रहे हैं। तो इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक हुई 1931 में। महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बाएं तरफ दिखेंगे, बाएं तरफ इधर है ना, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए हैं, देखिए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हैं दाएं तरफ, ये हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बाएं से पश्चिमी स्थान पे हैं, ये। ठीक है, उसके बाद इस सब लोग इस आंदोलन में है। ये बैठक है कब की, 1931 की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु हो जाती है। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन वापस जा, साइमन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग साथ में थी। इस विरोध को शांत करने के लिए उस समय वायसराय थे भारत के कौन, लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई।
उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज ततराहट के महाआक्रमण तेवर अपने में आने लगा और उदारवादी और मध्यवर्गीय डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब देखिए यहाँ सवाल ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी रूपरेखा देख लेंगे कि क्या था कि स्वतंत्रता दिवस की शपथ ली गई थी। 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता को भी एक अराहनीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, हम अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत को ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उनसे जनता का शोषण किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सब हो गया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, बताया था कि जो महात्मा गांधी जी एक नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे थे, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इसका नाम था। अब सवाल यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कैसे होता है। तो देखिए 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई। अब गांधी जी की कुछ मांगे थी, तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। तो नमक यात्रा की शुरुआत कभी थी? 12 मार्च, याद रखेंगे। बारह मार्च को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, नमक यात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक गुजराती तटीय कस्बों तक जाकर खत्म हुई। याद रखिएगा कितना किलोमीटर चला था? 240 किलोमीटर। यात्रा कितने दिनों की थी? 10 दिनों की थी। रोज 10 मील चलते थे। 240 दिन यानी 240 मील उन्होंने सफर तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे।